अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना और अपने पेरेंट्स का और अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं और जो लोग हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, तो इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं तो जाहिर है खुद भी बहुत अच्छे होंगे। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, ऑफ कोर्स अब बार बार मुझे बताना पड़ता है कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ उन्हीं को मैं कह रही हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको आज थोड़ी बहुत न्यूज बताते हैं। थोड़ी बहुत कल जाहिर हमारी एक ही वीडियो आई थी और उसके बाद लोगों ने बार बार लिखा जी वीडियो नहीं आई, वीडियो नहीं आई। एक वीडियो आई थी लेकिन शायद कम लगी वो आप लोगों को, मगर ये कि आज चलें, आज आपको 2-3 वीडियोस मिल जाएंगी, तो ऐश कीजिए, सुनिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। अगर समझ में ना आए तो कोई बात नहीं है, मुझे तो खुद अपनी बातें समझ में नहीं आती, तो आपको क्या खाक आएंगी। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको दिखाते हैं जी पिक्चर एक, और ये है जी हमारे पाकिस्तान के पॉलिटिशियन बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बेनजीर भुट्टो साहिबा की पार्टी है, उनके बेटे हैं और उस पार्टी को हेड करते हैं। इसी तरह की बातें आप जैसे सारे पॉलिटिशियंस करते हैं उसी तरह की बातें ये भी करते हैं, कुछ अलग नहीं होता। इमरान खान साहब के बारे में इन्होंने कहा कि जी हम इस कठपुतली से बात जो है, जो भी बात ये कठपुतली करेगी हम उसको नहीं मानेंगे। यहाँ पे कोई पपेट जो है वो इलेक्शंस नहीं करवा सकता, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, इस तरह की वगैरह 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 ये बातें करते रहते हैं। रिसेंटली इन्होंने ये कहा कि आप सब जैसा कि जानते ही हैं कि आज़ाद कश्मीर, जो हम कहते हैं आज़ाद कश्मीर और हमारे इंडियन दोस्त कहते हैं पीओके, वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं और उस इलेक्शंस के लिए के टाइम पर जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि जी वो इलेक्शंस तो पीटीआई यानी जो इमरान खान की गवर्नमेंट है या इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कभी भी नहीं जीत सकती, और वो तो जी सिर्फ हम ही जीतेंगे और हम जो है वो आज़ाद कश्मीर को सिंध बना देंगे। ये बात सुनने के बाद आज़ाद कश्मीर वालों को जब पता लगा है तो मैंने सुना है कि बहुत रो रहे हैं, बहुत परेशान है कि कहीं बिलावल साहब जो हैं वो आज़ाद कश्मीर को कहीं सिंध ही ना बना दे, क्योंकि सिंध का क्या हाल है सभी जानते हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी आज नहीं बरसों से अपनी गवर्नमेंट बना रही है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट बना रही है, काम कोई नहीं कर रही। और उसके बाद सिंध का बिल्कुल लड़काना और ये वो सिंध का पूरा इलाका जो है उसका उन्होंने जो है वो बेड़ा गर्क करके रख दिया है। हम एक वीडियो दिखाते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा क्या होता है। यूसी 11 यूसी 12 हराने का बहुत पीपल पार्टी आ रहे ट्रांसफार्म में तारू ला रहा है शरीफ ने तो सही ए मीटर ना तारू भी कटिंदा सही तो यूसी 11 यूसी 12 हराने का वो पीपल पार्टी आ रहे ये सारे ये सारा कम असम ट्रांसफार्म लाइन कबूल कंदा दे पर पीपी के वोट देन कबूल न कंदा दे बाबा एर तो सही पीपल पार्टी आ रहे इन्हनि खे पैसा ॾेई आंदो वियो आहे हिते लाराए थो यूसी 11 यूसी 12 इन्हनि खे हाराई दे इन करे लाराए थो ट्रांसफार्म। जी ये लाड़काना का इलाका है और लाड़काना ऑफ कोर्स सिंध में आता है और सिंध जाहिर है पीपल्स पार्टी का गढ़ है। पीपल्स पार्टी की हमेशा वहां पे हुकूमत रहती है और पूरे सिंध में रहती है वैसे तो। और ये कोई लोग हैं और ये इनके यहाँ बहुत टाइम से लाइट नहीं आ रही और लोड शेडिंग है या जो मर्जी कह लें उसको, कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उनके यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो वो फाइनली इस ट्रांसफार्मर उतारने के लिए इस पे चढ़ गए हैं और बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के सिंधी में वो बात कर रहे हैं और यही बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को उन्होंने वोट दिया था और किस तरह से उनका क्या हाल है। तो इसी तरह ये सिर्फ एक ये लड़काना की वीडियो मैंने आपको दिखाई, लेकिन यही एक वीडियो नहीं है, सिंध में हर जगह तकरीबन यही हाल है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट उठा के देख लें। लेकिन उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना कि जी हम तो आज़ाद कश्मीर को भी जो है वो सिंध बना देंगे, तो ऑफ कोर्स सिंध के लोग जो हैं वो घबरा गए हैं और सिंध के नहीं आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो ये सुनकर घबरा गए हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो आज़ाद कश्मीर को सिंध बनाने लगे। तो सर थोड़ा रहम करें उन बेचारों के ऊपर, पहले ही वो इंडिया पाकिस्तान के लफड़े में फंसे होते हैं और उनका जो है एक अजीब किस्म का जैसे कहते हैं ना उनकी वाट लगा के हम लोगों ने भी रखी हुई है, तो बाकी का जो पाकिस्तान है वो भी उनके पीछे पड़ा होता है, तो आप कम अज कम उनको बख्श दीजिए। हाँ गवर्नमेंट आपने बनानी है तो बनाइए, लेकिन उनके इलाके को सिंध मत बनाइए।
पहले ही वहां पे एयरपोर्ट नहीं है, पहले ही वहां पे रोड्स ठीक नहीं बनी हुई हैं, पहले ही वहां पे बड़ी मुश्किल के बाद जो है वो इंटरनेट कनेक्शन मिलता है, और उसके बाद मोबाइल फोन सर्विसेज भी वहां पे बहुत ज्यादा खराब हैं। अब के वैसे आपके काम करने के लिए कुछ रह नहीं गया वहां पे, हमने ऑलरेडी उसको काफी कुछ डैमेज करके डिस्ट्रॉय करके रखा हुआ है, और उसके बाद हम दावा ये करते हैं कि हम दूसरा कश्मीर भी ले लेंगे। वैसे वो उधर भी वैसे कुछ इसी तरह है, लेकिन हमारे यहाँ तो हमें अपना आप को देखना चाहिए और अपने साइड को सही करना चाहिए। लेकिन आपसे गुजारिश है कि प्लीज आप जो है वो साइड पे रहिए, और अगर इन केस आप जीत जाएं तो कश्मीर को सिंध मत बनाइएगा। हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं जी, ये साहब जो है ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं आजकल, शौकत तरीन साहब। शौकत तरीन साहब का कहना है कि जी इमरान खान साहब जो है वो आईएमएफ के सामने खड़े हो गए हैं। बिल्कुल जी, ये बात हम भी मानते हैं कि इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो जी खड़े हो गए हैं आईएमएफ के सामने, लेकिन सुनने में ये आया है कि मुंह उनका दीवार की तरफ है ताकि वो उधर फेस ना कर पाए, तो वो मुंह दीवार की तरफ करके और खड़े हो गए हैं आईएमएफ के सामने। और अब देखते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं होता, क्या कुछ मिल जाता है खान साहब को, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत कुछ पहले भी बात करते रहे। बाजवा साहब हमारे जो आर्मी चीफ हैं, जनरल कमर बाजवा साहब, उन्होंने भी कहा कुछ दिन पहले, उनका एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि जी अब दुनिया में हमें अपना एक सॉफ्ट इमेज लेके आना है, और ये जो है जो पाकिस्तान का इमेज खराब हो गया है हमें उसको ठीक करना है। बहुत अच्छी बात है बाजवा साहब, आपने ये बात की है, लेकिन मुझे ये तो बता दीजिए कि वो इमेज खराब किसने किया था पाकिस्तान का। मतलब मैं आपको तो नहीं कह रही, लेकिन कोई तो होगा ना जिसने पाकिस्तान का इमेज खराब किया होगा, और वो कौन हो सकता है? क्या वही लोग जिनको आप लोग सपोर्ट करते रहे हैं, हाफिज सईद, मसूद अजहर, और पता नहीं अजीब अजीब से नाम है, मुझे तो ठीक से याद भी नहीं होते, तो वो आपको तो लिस्ट पता ही होगी सर। तो उन लोगों को आपने जो है वो पूरी पूरी तरह से प्रोटेक्शन दी, उनको हर चीज में आपने मदद की, और अब आप कह रहे हैं कि जी इमेज खराब हो गया। तो बेहतर है कि अगर आप ये भी बता देते पब्लिक को कि आखिर इमेज खराब किस तरह से हुआ है। खैर हम दोबारा चलते हैं इमरान खान साहब की तरफ। इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि जी जो सिंगर थे नुसरत फतेह अली खान को, कहते हैं जी नुसरत फतेह अली खान को मैंने दुनिया भर में इंट्रोड्यूस कराया है, यानी कि उनका मतलब है कि वो उनकी कवालियां सुना करते थे, और जब शौकत खानम हॉस्पिटल के टाइम पे, और उसकी वजह से इमरान खान साहब का ख्याल है कि नुसरत फतेह अली साहब जो है वो मशहूर हो गए जिसे कहते हैं ना। लेकिन खान साहब आपने तो सीता वाइट को भी बड़ा मशहूर किया था, और आपने तो जीनत अमान को भी सुना, मैंने काफी मशहूर किया था। तो ठीक है, अगर इंट्रोड्यूस आपने, अगर नुसरत फतेह अली का भी नाम आप ले रहे हैं तो ले ले भाई, और क्या किया जा सकता है, ये तो आपके काम है। लेकिन अगर आप अपनी जो इंतकामी कार्रवाइयां हैं जो आप करते रहते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं फलाने को लटका दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उसके बजाय अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम के ऊपर फुली कंसंट्रेट करते और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की कोशिश करते हैं एफएटीएफ की, तो शायद निकल भी जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप पूरे टाइम इसी काम में लगे रहे कि नवाज शरीफ को लटका दो, तो कभी जरदारी को लटका दो, तो कभी क्या कर दो। इस वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बता दें कि इनके एक मिनिस्टर और हैं, ये भी एक शुगलिया किस्म के मिनिस्टर हैं, और शौकत यूसुफजई। इनका कहना है कि जी पाकिस्तान अब इस पोजीशन में आ गया है कि वो दुनिया को मतलब लोन्स दे भी सकता है। मुझे समझ नहीं आती ये लोग कौन सा नशा करते हैं, मुझे तो उसका नाम भी नहीं आते, पता नहीं अफीम, गांजा, चर्स फिल्म वैसे बड़ी अच्छी थी ना धर्मेंद्र जी की, हाँ मैंने बहुत दफा देखी है, टीवी पर आती रहती है, और शायद हेमा मालिनी भी है, गाने भी बड़े अच्छे हैं। लेकिन खैर हाँ, सॉरी हम तो कुछ और शो कर रहे थे। तो वो चर्च से बस मुझे वो धर्मेंद्र जी की मूवी याद आ गई, धर्मेंद्र जी से मुझे सनी देओल जी याद आ गए। अब भला देखिए, सनी देओल के बगैर तो हमारा शो बनता ही नहीं है। देखिए आज फिर मुझे जो है वो धर्मेंद्र जी की मूवी की वजह से, क्योंकि धर्मेंद्र जी मेरे बहुत फेवरेट एक्टर है, और मैं उनकी अक्सर जब ये डिश टीवी पे उनकी मूवीज आती हैं तो मैं देखा करती हूँ, और गाने भी बड़े अच्छे होते हैं, और डायलॉग डिलीवरी और कॉमिक टाइमिंग्स तो उनके परफेक्ट हैं। लेकिन ये जो सनी देओल जी है ना, इनको जी धर्मेंद्र जी प्लीज समझाइए ना कि वो हमारा हैंडपंप वापस करें। मतलब अजीब तमाशा लगा के रखा है आप लोगों ने।
अब अगर इस तरह के हमारे टर्म्स, ऐसा नहीं कि वो आए नहीं है, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि जी आप वीजा दिलवा दीजिए सनी देओल जी को तो वो हैंडपंप भी वापस कर देंगे, लेकिन वो तो करतारपुर कॉरिडोर आए थे ना, तो हमने वीजा दिया तो था, और नहीं भी अगर उठा के खुद नहीं ला रहे तो कोई बात नहीं ना, आप मतलब डीएचएल से भिजवा दें, आप कोई भी तरीका हो सकता है जिससे आप भेज सकते हैं, ऐसे क्या बात है। वो आतंकवादी भी तो यहाँ से वहां जाते रहते हैं ना, तो जब आप वापस करते हैं, अभी देखे ना, हम आपका जासूस वापस करेंगे, अगर हमने आपकी कोई और चीज वहां से लाई होती तो हम दे देते। अब आप वहां से हमारे जो है लोग पकड़ लेते हैं, जो हम यहाँ से कश्मीर में इतनी मुश्किलों से हम उधर भेजते हैं, आप उन्हें पकड़ लेते हैं, तो जब आप वापस करते हैं तो उनके साथ एक हैंडपंप भी वापस कर दें, इसलिए कि प्रूफ तो आप भी नहीं कर पाते कि ये पाकिस्तान ने भेजा है, तो फाइनली आपको उन्हें छोड़ना ही पड़ता है ना। तो बस जब आने लगे तो इसलिए कि सनी देओल जी से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, उनसे तो बिल्कुल मैं मायूस हो चुकी हूँ, और मुझे नहीं लगता कि वो हैंडपंप वापस करेंगे। अजीब लोग हैं वैसे, देखो इतना पैसा है लेकिन छोटे छोटे हैंडपंप के ऊपर जो है ना दूसरे कंट्री की नजर रहती है, इसीलिए इंडिया तरक्की नहीं करता, और इसीलिए हमें देखें हम कितनी ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। जगह सारी दुनिया की इंडस्ट्रीज आके ना सब कह रहे हैं पाकिस्तान के, हमारे प्राइम मिनिस्टर के हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं कि जी हाँ यहाँ पे आप हमारी कंपनी का ऑफिस खोलने दें, लेकिन खान साहब ने कहा है कि आपको पता ही है कि वेस्टर्न जो कंट्रीज होती हैं और उनके जो ड्रेसेस होते हैं और उनकी जो लैंग्वेज होती है वो तो आपको पता ही है खान साहब को बिल्कुल भी नहीं पसंद, और इसलिए खान साहब ने कहा है कि ना तो मैंने खुद कभी किसी वेस्टर्न जगह पे गया हूँ, ना मैंने वेस्टर्न ड्रेसिंग की है, ना वेस्टर्न लैंग्वेजेस बोली हैं, तो मैं भला इन लोगों को कैसे कह दूं कि हाँ जी आओ और यहाँ पे कंपनी खोल लो अपनी ये वो। लेकिन ये भी एक बात है कि इस वक्त की जो गवर्नमेंट है इमरान खान साहब की, इमरान खान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो शायद पाकिस्तान की पहली ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसके प्राइम मिनिस्टर से अमेरिका प्रेसिडेंट बात ही नहीं करना चाह रहा। बार बार खान साहब फोन करते हैं और वो आगे से जो है ना ऐसे अजीब अजीब से रिप्लाईज करते हैं, या फिर फोन ही नहीं उठाते या नंबर देख के बंद कर देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, खान साहब लगे रहिए। हम लोग इसी चीज में तो मशहूर है ना कि हम लोग मतलब हम चिपक जाते हैं, हम ना जाके हमसे पीछा छुड़ाना जो है ना बहुत मुश्किल काम है। हम आप 200 दफा लात मारो ना, हम 200 के बाद फिर एक 201 टाइम फिर पहुंच जाएंगे और कहेंगे जी क्या हाल है, कोई लोन शोन कुछ तो क्या करें जी, घर भी तो चलाना है ना। अब मतलब या तो हम गैरत दिखा लें या फिर हम रोटी खा लें, तो मेरा ख्याल है गैरत तो वैसे होती है, नहीं भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रोटी होनी चाहिए। तो खैर हम आगे आपको एक वीडियो और दिखाते हैं कि जो मुल्क के ऊपर कंट्रोल करके सारी रिसोर्सेज पे बैठ गए। आप महमूद रहमान रिपोर्ट पढ़ें, महमूद रहमान कोई ऑपोजिशन लीडर तो नहीं था, जस्टिस था। उसने जो रिपोर्ट दी थी उसमें कुछ चीजें तो पढ़े। उसने कहा फौज की टॉप ब्रास का सत्यानाश हो गया, करप्ट हो गई है, सॉफ्ट हो गई है, प्रोफेशनलिज्म खत्म हो गई है, एज एन इंस्टीट्यूशन बर्बाद हो रही है। तब कहा था सिविलियन अफेयर्स में। आज सोचें कि फौज जो आज फौज करवा रहा है जनरल मुशर्रफ अपनी कुर्सी के लिए, आज फौज का क्या हाल हो रहा है। ये लड़ने वाली फौज नहीं है, और ये फौज जब अवाम फौज के खिलाफ हो जाए वो फौज की क्या मुस्तकबिल है। अच्छा, बेनजीर भुट्टो को और नवाज शरीफ को मुल्क में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या आप जैसे सियासतदानों के लिए मैदान खुला छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए दोनों को, और मैं अभी मियां नवाज शरीफ से मिलने जा रहा हूं और मैं उनको पूरी ताकीद करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी वापस आए पाकिस्तान। नहीं आते ये दोनों, नहीं आते ये दोनों, उस वक्त सियासतदान क्या करेंगे? अगर वो नहीं भी आते तो हमारी जद्दोजहद रहेगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे दोनों को बुलाने की। हमारी जद्दोजहद चलेगी। सारी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है लंदन के अंदर, जिसमें हम ये फैसला करेंगे कि हमने आगे कैसे मिलकर एक जॉइंट स्ट्रगल करनी है, पहले जमहूरियत के लिए और उसके बाद फिर अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो। इमरान खान बीबीसी के सामाइन के लिए और बीबीसी जी आपने देखा कि इमरान खान साहब क्या स्टेटमेंट दिया करते थे, लेकिन ये उस वक्त की बात है जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, या उनको ये ऐसा लगता था कि शायद वो कभी बनेंगे ही नहीं, बस एक आम से पॉलिटिशियन थे, तब वो किस किस्म की बातें किया करते थे। और अब तो खैर वो आपको मालूम ही है कि क्या क्या बात करते हैं, और उसके बाद वो ये परेशान होते हैं कि पता नहीं जी पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में क्यों है। सर, जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर असेंबली में खड़े होकर ये बोलेगा कि उसामा बिन लादेन शहीद है या उसामा बिन लादेन को शहीद कर दिया गया, आप उसे सोचेंगे वो ग्रे लिस्ट में ही होना चाहिए। उसको आपको इस पे हैरान नहीं होनी चाहिए, आपको हैरत उस वक्त होनी चाहिए जब आपने स्टेटमेंट्स दी, आप कभी अकेले बैठे हो या आपके पास काम ना हो। वैसे तो आपके पास काम कोई है नहीं, वैसे भी आपको मालूम ही है कि सारे काम तो बाजवा साहब को लगा रखे, आपने सिंगल तनख्वाह वो लेते हैं और आपका काम भी वो कर रहे होते हैं। तो आप खाली बैठे तो प्लीज अपने ये पुराने वीडियोस देख लिया करें सर,
यार हम भी आपके वीडियोस निकाल के पता किस तरह से सारा दिन मैं यही सर्च करती रहती हूँ कि खान साहब की पुरानी वीडियोस निकालें और उसके बाद खान साहब की नई वीडियोस के साथ उसको कंपेयर करके देखें कि क्या मतलब चमत्कार हो गया और अब आप किस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं। खैर लेकिन ये है कि ओसामा बिन लादेन वाली बात के बाद तो खैर सभी आपको अजीब अजीब नजरों से देख रहे हैं और पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। ये जैसे कि आपके मिनिस्टर जो है शौकत तरीन साहब, ये सॉरी शौकत यूसुफजई साहब, ये जैसे कि बात कर रहे हैं, तो आपने हर शौकत नाम का हर बंदा रखा हुआ है। आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो शौकत तरीन है और आपका ये मिनिस्टर जो है ये शौकत यूसुफजई है। तो खैर शौकत यूसुफजई साहब ने जैसे कि कहा कि जी अब तो हम लोन देने की पोजीशन में, यानी एक तरफ तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर एयरपोर्ट्स और मोटरवेज जो है वो गिरवी रख रख के जो है वो पैसे ले रहे हैं, सारी दुनिया से लोन मांग रहे हैं। और दूसरी तरफ इनका मिनिस्टर जो है वोट कर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो लोन देने की पोजीशन में। मुझे समझ नहीं आ रही लोग कौन सा नशा करते हैं। जो सा भी करते हैं प्लीज सब लोग एक ही जैसा नशा करें, इसलिए कि अलग अलग तरह के ड्रग्स लेने की वजह से या अलग अलग तरह का नशा करने की वजह से आप लोग जो है ना वो मतलब कुछ भी बोलते हैं और कोई कुछ और कहता है और आपस में आप लोगों की बातें मैच नहीं करती। एक और पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ, ये है जी अब्दुल सत्तार ईदी साहब की, जिनको मैं तो पाकिस्तान का नेशनल हीरो मानती हूँ। और ईदी साहब की ये तस्वीर जो है या ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं बिलबोर्ड, ये जी पाकिस्तान में नहीं लगा हुआ, ये भारत में लगा हुआ है। और भारत में जालिंधर करके जगह है, हाँ जालिंधर करके मेरे ख्याल है। बाकी लोग मुझे खुद ही करेक्ट कर देंगे क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ मेरी करेक्शन के लिए बैठे होते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो खैर ये इंडिया में ये बोर्ड लगा हुआ है और उन्होंने बहुत एक जैसे कहना चाहिए बहुत बड़ी बात है कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब को वहां पे भी माना जाता है और इससे पता चलता है कि ह्यूमैनिटी और इंसानियत और अच्छा काम जो है वो बॉर्डर के किसी साइड पर भी हो, लोग उसको पसंद भी करते हैं और लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। इसके साथ हम आगे बढ़े और हम आपको एक वीडियो और दिखाते हैं। वो खतीब साहब जोश में आया था और उसने कहा ए जालिमो और जालिमो, शबे जुमा में जो बीवी के साथ हम बिस्तरी करे उसके नतीजे में जो बच्चा पैदा हो जाएगा वो पक्का मुजाहिद होगा। हजारों का मजमा था। शबे जुमा में जो बीवी के साथ हम बिस्तरी करे, क्या करें, उससे जो बच्चा पैदा हो जाएगा उसके नतीजे में अल्लाह पाक उसको पक्का मुजाहिद बना देगा। एक आदमी उधर से उठा हुए, उसने कहा मौली साहब अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, मेरा दिमाग ख़राब था, एक ज़माने से मैं सोच रहा हूँ ये तबलीगों में मुजाहिद क्यों कोई नहीं है। आज पता चल गया शबे जुम्मे में वो मदनी मस्जिद में होते हैं, मुजाहिद कहाँ। जी इस किस्म के मौलवी हैं और इस किस्म के इनके स्टेटमेंट्स होते हैं और फिर ये कहते हैं कि जी लोग इज्जत क्यों नहीं करते इनकी। मुजाहिद पैदा कर रहे हो, मुजाहिद पैदा करने के तरीके क्या बता रहे हो, मुजाहिद पैदा कर ही क्यों रहे, सबसे पहली बात। और इनके साथ एक मौलाना की और मैं आपको बात सुनाती हूँ जो अभी रिसेंटली जिनकी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, मुफ्ती कवि जो कि अजीब अजीब वीडियो के लिए मशहूर हैं और कंडील बलोच के टाइम पे भी इनकी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी और वो बेचारी तो अपनी जान से गई, लेकिन ये आज भी उसी तरह से एक्टिव हैं और उसी तरह से उल्टी सीधी हरकतें करते पकड़े जा रहे हैं। इनकी बात भी सुनते हैं। बनाई है, जाली बनाई है, मनगढ़ंत बनाई है। खुदा न खासा मेरे ऊपर भी तो कोई लड़का डाल सकते थे। सर देखें ना, आप ये भी ऑफर कर सकते हैं, जैसे आप FIA में गए, जो जसामत वहाँ दिखाई गई है वो आपका एक एक चीज़ का जो है वो टेस्ट कर ले कि मतलब वो जो पेड़ दिखाया गया, जो वहाँ पे क्या कहते हैं उसमें तनासब, आपका पता नहीं, इसको नहीं कहते हम, मजाहन कहते हैं। जो मटका दिखाया गया है, जो टूटी दिखाई गई है जो मटका दिखाया गया, जो टूटी दिखाई गई, उसको आपके साथ नाप लें तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जी अब मैं क्या कमेंट करूं इन ज़हनी मरीजों के ऊपर। ये जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह से एक्ट करते हैं, जिस तरह की बकवासें ये करते हैं, इन मौलवियों का यहाँ पे कोई हाल नहीं है। इमरान खान साहब की तरफ दोबारा चलते हैं और इमरान खान साहब का कहना है
कि जी जो वेस्टर्न कल्चर है या जो वेस्टर्न ड्रेसेस हैं और वेस्टर्न लैंग्वेजेस हैं, उन्होंने जो है बहुत ज्यादा पाकिस्तान में या बाकी जगहों पे बहुत ज्यादा उन चीजों की वजह से नुकसान हुआ है। तो पूछना ये था कि सर, जो आपके 2 बेटे और 1 बेटी जो इंग्लैंड में रहते हैं, वो क्या पहनते हैं और कौन सी जबान बोलते हैं? आई होप कि वो पंजाबी नहीं बोलते होंगे और वो धोती कुर्ता नहीं पहनते होंगे। लेकिन क्या किया जाए, इमरान खान साहब को समझना, उनको समझाना जो है वो किसी के बस की बात नहीं है। एक चीज और मैं आपको दिखाऊं, ये है जी, आप सब भी इनको जानते हैं, जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरब के, इनका फिर वही कहना है कि वो जो है मॉडरेट करेंगे इस्लाम को, और जाहिर है कि उसमें कुछ ना कुछ रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उनसे ये भी कहना है कि आई विश कि अगर उन तक ये मैसेज जाए या वो खुद ये इस चीज को सोचे कि जो हमारे यहाँ जो बकरा ईद होती है, जिसपे हम बेदर्दी के साथ जो है हजारों लाखों की तादाद में जो है वो जानवरों को काट डालते हैं, उनकी छोटी छोटी बोटियां करके खा जाते हैं, तो उस चीज को रोका जाए, उस चीज को मना किया जाए कि ये ना किया जाए। अगर किसी ने कोई किसी की मदद करनी है, वही पैसा आप किसी के, जैसे मैंने पहले भी कहा था एक शो में, कि किसी के घर का हाउस रेंट देने में, किसी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में, या किसी को हेल्थ फैसिलिटीज देने में वो पैसा इस्तेमाल हो सकता है, बजाय इसके कि यहाँ पर बहुत ज्यादा फैशन है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में तो मैंने, मतलब पाकिस्तान में तो मैंने बहुत देखा, आई डोंट नो अबाउट इंडिया, लेकिन पाकिस्तान में तो लोग बड़ी बड़ी गाय बैल 3-3, 4-4 बकरे ले लेते हैं ईद पे, बड़ी ईद पे, बकरा ईद पे, ईद उल अधा जिसे कहते हैं, और फिर उसके बाद काट कर और फ्रीजर के, अपने ही फ्रीजर के अंदर डाल के बैठ जाते हैं और महीनों खाते रहते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं, अगर कोई चेक करना चाहे चेक कर सकता है। पाकिस्तान में जो ईद उल अधा होती है या बकरा ईद होती है, उससे पहले फ्रीजर खरीदने के लिए लोग खड़े होते हैं, और या तो फ्रीजर अपना चेंज कर रहे होते हैं, पुराना दे के नया ले रहे होते हैं, या फ्रीजर बड़ा ले रहे होते हैं, या कुछ ना कुछ फ्रीजर की सेल जो है उन दिनों बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई सही चीज है और ये कोई सही बात है कि आप इस तरह से इतने ज्यादा जो है वो जानवर जो है उनको आप मार डालें और उसके बाद अपने फ्रीजर भर लें और फिर उसको खाते। मतलब अजीब सा, मुझे सोच के अजीब सा लगता है कि लोग ऐसा कर लेते हैं। और इससे पहले तो ये भी होता था कि बहुत दफा मेरे अपने जो फेसबुक फ्रेंड्स और फैमिली है कि उस बकरा ईद पे वो उस जानवर को काटते हुए और उसकी इस तरह से पिक्चर्स लगाया करते थे। बल्कि मैंने ही सबसे पहले शायद ऑब्जेक्शन किया था कि इस तरह की तुम लोग पिक्चर्स एटलीस्ट ना अपलोड किया करो। इतना बुरा लगता है देखकर कि पहले साथ खड़े हैं उस जानवर के, उसको प्यार कर रहे हैं ये वो, और उसके बाद उस पे छुरी चला रहे हैं। किस किस्म की, मुझे ये चीज मेरे समझ में नहीं आती। ये चीज, ये कॉन्सेप्ट, ये कौन सा कुर्बानी का कॉन्सेप्ट है जी? ये कौन सी बात हुई कि आपने जो है वो एक जानवर को घर में रखा और आपने खिलाया पिलाया और उसके बाद आपने जो है वो पिक्चर खिंचाई, उसको पिक्चर बनवाई आपने उसको काटते हुए, और उसके बाद आप उसको खा गए। मतलब मुझे तो अगर कोई मतलब घर में कुर्बानी हो वो, मैं तो उसको खा भी नहीं सकती, मुझे तो इतना बुरा लगता है। लेकिन खैर अभी तो हमने कई साल से ये हुआ है कि मैं तो कुर्बानी चाहे बकरे की हो, मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। अगर पैसे होते हैं किसी को दे दें, किसी की मदद कर दें, किसी की, स्पेशली हेल्थ सेक्टर में बहुत दफा लोगों का ऐसा होता है, ऑपरेशन है, कुछ और मसला है, और यहाँ पर क्या पूरी दुनिया में मेडिकल बहुत महंगा है, उसमें किसी की मदद कर दें, शायद वो बेहतर काम होगा, बजाय इसके कि सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए जो है इतने ज्यादा जानवरों को आप लोग मार डालते हैं, काट डालते हैं, बिला वजह का पता नहीं क्या ड्रामा बना के रखा है। तो आई होप कि जो क्राउन प्रिंस हैं वो इसके ऊपर भी कुछ काम करें, और साथ के साथ ये जो हज उम्रे की जो ड्रामे हमारे यहाँ चलते हैं ना कि जी कर्जे ले लेकर हज करने जा रहे हैं, तो कर्जे लेके हज करने का किसी ने नहीं कहा है। वो उसी वक्त हज फर्ज है अगर आप आसानी से अफोर्ड कर सकें। और वहां जाके सेल्फियां बना बना के जो लोग लगा रहे होते हैं ना,
हज या उम्रे के ऊपर जाकर। तो मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग हज उम्रा करने गए हैं या अपनी सेल्फीज बना के लोगों को दिखावे के लिए करने के लिए गए हैं। इस तरह की बहुत सी और चीजें हैं जो इस्लाम में जिसको रिफॉर्म होना चाहिए, जिसके लिए बात होनी चाहिए और जिन चीजों को बंद होना चाहिए, जिसमें कि स्पेशली ये जो इतने ढेरों के हिसाब से जो जानवर काट डालते हैं उसका। सऊदी अरब ने भी बड़ा कमाई का जरिया एक बना रखा है हज उम्रा, उधर भी देखना चाहिए और लोगों को समझने की जरूरत है। आप जिस मर्जी मजहब के हो, आप घर बैठ के भी इबादत कर सकते हैं, आप अच्छा काम करना भी इबादत है। किसी गरीब की मदद करना बेहतर है बजाय इसके कि किसी मजार पे जाके चादर चढ़ाते हैं जो आप लोग, उस चादर को किसी गरीब को दे दें तो शायद उसके काम आ जाए, इसलिए कि उस कब्र के हरगिज वो काम नहीं आएगी वो चादर। लेकिन खैर ऐसा कुछ बोलो तो यहाँ तो सबके सब खड़े हो जाते हैं, तो इस्लाम खतरे में पड़ जाता है। तो मुझे समझ नहीं आती, बचपन से मैं सुन रही हूँ एक तो मुल्क हमारा जो है पाकिस्तान वो नाजुक दौर से गुजर रहा है, ये मैं अपने बचपन से सुन रही हूँ, और दूसरा इस्लाम खतरे में। यानी एक कंट्री जहां पे आपके 90% से भी ज्यादा मुस्लिम्स रहते हैं, वहां पर ही इस्लाम खतरे में है। और मुल्क तो हमेशा ही नाजुक दौर में से गुजर रहा होता है, पता नहीं इधर से निकल के कब ये नाजुक दौर से निकल के किसी अच्छे दौर में पहुंचेगा। लेकिन खैर हमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं, हमें तो ये पॉलिटिशियंस के भाषण बस सुनने की आदत है, एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। अभी ऐसा नहीं कि मेरा भाषण भी एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दें, मेरा जो है ना वो काफी सीरियस होता है और मेरा गौर से सुनने वाला होता है। आपको पता है ना मैं कितनी अकल वाली बातें करती हूँ। खैर अब हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।